देखो ऐसा है, यदि अपन मोल के लिए ट्रिक देखें, बहुत इजी है ट्रिक इसका। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे मोल, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से, है ना। अब यदि आप मोल से देखो, जब भी आपको मोल यदि पढ़ना है ना, तो आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। मतलब आप या तो वेट निकालोगे या वॉल्यूम निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालोगे। तो हम क्या निकालेंगे, या तो वेट निकालेंगे या तो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम जब आप निकालोगे तो एट STP एंड NTP पे निकालोगे, है ना। इसलिए मैं ये ले रहा हूँ कि हम 22.4 ले सकें। क्लियर। उसके बाद या तो आप निकालोगे क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखो जब भी अपन क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। मतलब यदि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना है तो डिवाइड करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है। यदि आप, हाँ ना, यदि आप वॉल्यूम से मोल निकालोगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, यदि आप वेट से, मतलब वेट से मोल निकालोगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे या तो मॉलिक्यूलर वेट या तो एटॉमिक वेट से। जब आप मोल से वेट निकालोगे तो क्या करोगे, नीचे आओगे तो क्या करोगे, इनटू करोगे। किससे इनटू करोगे, या तो मॉलिक्यूलर वेट से या तो एटॉमिक वेट से। आप जब मोल से वॉल्यूम निकालोगे तो डिवाइड करोगे किससे, इनटू करोगे किससे, 22.4 से। समझ गए, इसीलिए तो पता नहीं रहा था, है ना। तो ये हो सकता है डायरेक्ट अपन ऐसे कर सकते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो डायरेक्ट। लिख दो। कैलकुलेट द मोल ऑफ 5.6 ml यूरिया। कैलकुलेट द मोल ऑफ 5.6 ml यूरिया। इधर देखो, कैलकुलेट द मोल ऑफ 5.6 ml यूरिया। वॉल्यूम दिया है, मोल निकालना है, वॉल्यूम दिया है, मोल निकालना है। क्या करेंगे, डिवाइड। तो 5.6 डिवाइड बाई 22.4। फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। कैलकुलेट द मोल ऑफ 64 ग्राम ऑक्सीजन। कैलकुलेट द मोल ऑफ 64 ग्राम ऑक्सीजन। आपको वेट गिवन है, मोल कैलकुलेट करना है। ऊपर जाएंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। तो 64 डिवाइड बाई 32, 2 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ठीक से बता रहा हूँ ना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल ऑफ 24 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल वाटर। कैलकुलेट द मोल ऑफ 24 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल वाटर। तो क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, मोल कैलकुलेट करना है, Na से डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23। 6 चौको 24, मतलब 40 मोल। हो गया 3 क्वेश्चन। कर लिया नोट।
ये लिख रहे हो कि रब कर दूँ? चलो आज अपन कुछ अच्छी चीज़ सीखते हैं, बढ़िया मज़ेदार चीज़ें, तुम लोगों को लगेगा हाँ कुछ नया सीखे। तो देखो आ जाओ इधर, ध्यान से समझना। पहला हमारा एक अपन देखते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी। क्या देखते हैं अपन? पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी वी इक्वल टू एन आर टी से हम यदि P इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा P इक्वल टू सी आर टी। क्यों? क्योंकि N अपॉन वी होता है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का लिख दिया तो सी आर टी, और हम कंसंट्रेशन को मोलरिटी भी बोलते हैं, तो P इक्वल टू हो जाएगा एम आर टी। क्लियर? सेकेंड नंबर यदि हम बात करें एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट 0.0821 और प्रेशर 1 atm। यदि अपन ये 3 केस ले रहे हैं तो ये 3 केस में हमारा क्या हो जाएगा? देखो इन तीनों केस में हमारा हो जाएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी। क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल टू एन आर टी, मतलब कि हमारा हो जाएगा एन इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, है ना? ऐसा रुक जाओ, इसको ऐसा करो, पी वी इक्वल टू एन आर टी हमने इसको कर दिया पी इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा P इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वी आर टी। तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट हमारा क्या हो जाएगा? वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो ये हो जाएगा वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला बन सकता है प्रेशर इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। ये सब काम आएंगे अपने, है ना? तो ये हो जाएगा अपना। नेक्स्ट और अपन देखते हैं, देखो यदि अपन बात करें थर्ड नंबर पी वी इक्वल टू एन आर टी, मोल की बात करते हैं, वेट डेंसिटी। हाँ, यदि अपन बात करें पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना? तो अपन ऐसा कर सकते हैं प्रेशर इक्वल टू नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू एन अपॉन पी आर टी, वॉल्यूम इक्वल टू एन अपॉन पी आर टी। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो यदि अपन वॉल्यूम इक्वल टू एन, आर की वैल्यू रख दे 0.0821, टेम्परेचर रख देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि 273 केल्विन अपॉन प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm। तो हमारा यहाँ वॉल्यूम पता है कितना आ जाएगा? एक मोल के लिए लेंगे, जितने भी मोल के लिए लेंगे, क्योंकि जो हमारा ये लिख दो एट STP एंड NTP। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर। कितना आ जाएगा? 24 अब याद आया जो हम मोल में पढ़ते हैं N इक्वल टू वी अपॉन ये यहाँ से आता है। अब देखो यदि हमने क्या किया, अब मतलब केस नंबर 4 में हमने क्या किया, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो बोल दे आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं बोलेगा तो क्या बोल देगा? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में हमारा यदि R.0821, प्रेशर 1 atm, तो हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा सेम इसी फार्मूले से, तो ये आ जाएगा 24.6। तो जो हमने मोल के फार्मूले पढ़े थे N इक्वल टू वी अपॉन 22.4, यदि आपको कभी फार्मूला मिल जाए V इक्वल टू 24.6,
तो आप समझ लेना ये भी STP पे ही रहता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। मतलब नॉर्मली रिएक्शन हम या तो 0 डिग्री लेते हैं या तो रूम टेम्परेचर लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर में यदि आपको कभी ये वाला फार्मूला मिल गया ना, मतलब कैसे होता है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा जो रियल आंसर रहता है ना, रियल आंसर थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम आता है। यदि अप्रोक्स में आंसर आएगा ना, तो फिर आप तुम लोग दिमाग लगा लेना कि हो सकता है वो इस वाले फार्मूले से सॉल्व किया हो। जैसे नॉर्मली हमारा वो आता है मोल, मतलब वॉल्यूम आता है या तो 44.2, 1 मोल है तो 2 मोल है तो 44.8, 3 मोल है तो 89 पॉइंट कुछ है ना, मतलब 22 से इंटू 67 पॉइंट कुछ, 4 मोल है तो 89.5। ऐसे समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आया। n=v/22 तो मैं उनसे इंटू कर रहा हूँ लगातार, क्लियर। ऐसे तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। यहाँ भी हो सकता है, मतलब कि हम इस तरह से 2 वॉल्यूम हम ले सकते हैं। वॉल्यूम ले सकते हैं 22.4 भी ले सकते हैं और 24.6 भी ले सकते हैं। ये भी STP पे है और ये भी STP पे है। कंडीशन ये है कि जब 0 डिग्री पे काम हो रहा है तो ये लेंगे और 27 डिग्री पे हो रहा है तो ये लेंगे। नोट कर लो इसको। देखो एक सेकेंड और, इस वाले फार्मूले से क्या शानदार फार्मूला निकल के आया है। अभी तक हम लोगों ने डेंसिटी क्या पढ़ा था, वेट बाई वॉल्यूम, यही पढ़े थे ना डेंसिटी। अब देखो यदि अपने को बात कर रहा है फॉर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा है, तो हमारा P = DRT/mW आया था। P = DRT/mW क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो PMW/DRT, मतलब D = PMW/RT। यदि मैं बोल दूं इसको फॉर STP एंड NTP तो हम D = लिख सकते हैं MW/22.4 किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। D = MW/24.6 किसके लिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। आएगा समझ में, रुको मज़ा आएगा। अभी मैं पीरियोडिक टेबल में बोलता हूँ डाउन द ग्रुप डेंसिटी डिक्रीज, है ना, लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीज। तो ये फार्मूला लगाइए ना आप, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए। सबको पता ही अपने को मॉलिक्यूलर वेट में इनका डिवाइड करिए, आपको डेंसिटी का एकदम एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आज वाला ये सारे फार्मूले बहुत अच्छे, थोड़ा अलग हैं, मतलब पता तो है अपने को, लेकिन अपने को थोड़ा सा इधर उधर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड मतलब कि H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने निकाला था 98। डेंसिटी का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 22.4, तो ये नहीं है तो वो है 98। चलो तो 4 पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ डेंसिटी ऑफ गैस is 0.1789 ग्राम पर लीटर एट STP, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मोल गैस। कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मोल गैस। If density of gas is 0.1789 gram per liter at STP, calculate the weight of 1 mole gas.
डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम दिया है क्या क्वेश्चन में? डेंसिटी दिया है। वॉल्यूम दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया ना, लेकिन दिया हमको दिख रहा है। समझ गए? अपने को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ये दे दिया 0.1789। वॉल्यूम यदि नहीं दिया लेकिन एसटीपी बोला है तो एसटीपी में कितना ले लेंगे? 22.4 तो हो जाएगा इंटू 24.4 कितना आ जाएगा? 4.48 के समथिंग है ना। 4 ही आएगा वैसे लगातार, 2 ले लो। हाँ 4 आएगा, 4 ग्राम। 4.00736 लिख लिया। लिख दिया। चलो रब कर दूं। एक अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पहले तुम लोगों को समझना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन करना है। सबका नोट होगा। इधर देखो ध्यान से सब लोग। अपन अब पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। डिनोट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। ये 11th में भी है, 12th में भी है। 12th के सोल्यूशन वाले पार्ट में है तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पढ़ते हैं। लेकिन 11th में हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल कंपोनेंट। तो हम मोल फ्रैक्शन का अपन एक फार्मूला लिख देते हैं बढ़िया सा। अपन बोल सकते हैं देखो, मोल फ्रैक्शन जिसका इक्वल टू मोल उसका अपॉन मोल टोटल, मोल सबका। समझ गए? मतलब क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन जिसका, मोल फ्रैक्शन उसका, मोल उसका अपॉन सबका मोल। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे मैंने बोल दिया, इफ 120 ग्राम यूरिया मिक्स्ड विथ 49 ग्राम H2SO4 कैलकुलेट द एक्स यूरिया अपॉन या एक्स H2SO4। इसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। आओ कैसे करेंगे इसको देखो। क्या पूछा है आपसे? एक्स यूरिया, मतलब एक्स यूरिया मतलब क्या हो गया? ये एक्स जिसका, क्या हो गया? एक्स जिसका। अब एक्स यूरिया पूछा है तो क्या बनेगा हमारा फार्मूला? देखो इधर फार्मूला बोलो क्या बनेगा? एक्स यूरिया पूछा है तो हो जाएगा क्या? एन यूरिया अपॉन एन यूरिया इक्वल टू एन H2SO4। चलो दोनों का एन निकाल दो तो एन होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कल करवाए थे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यूरिया का वेट कितना दिया है? 120, ये 62 मोल आ गया, ठीक है। एन H2SO4 का कितना दिया है? 49 ग्राम अपॉन 98, 1/2 मतलब 0.5। चलो अब निकालो एक्स यूरिया निकालो तो एक्स यूरिया हो जाएगा एन यूरिया। तो यूरिया का एन कितना आया? 2 प्लस 0.5 मतलब 2/2.5 मतलब 20/25 मतलब 4/5। क्लियर? चलो एक्स H2SO4 निकालो। एक्स H2SO4 में H2SO4 का मोल 0.5, 2 प्लस 0.5
तो 5/2.5 मतलब 50/25। तुम क्या बोल रही थी? 5 लिख दीजिए। हाँ पहले मोल, हाँ पहले देखो, पहले दोनों का मोल निकाल लो, पहले दोनों का मोल निकाल लो, फिर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन दोनों का मोल। जैसे मान लो किसी में 3 लोग मिले हैं तो नीचे 3 का कर दो, लिखो एक नया क्वेश्चन। 0.5/2.5, पॉइंट हटा तो 50, 25 दूना 50, सही तो है? क्यों? 0.5 H2SO4 का 2.5, ये पॉइंट हुआ हटा तो यहाँ 50 हुआ। कहाँ ऊपर 0.5? अच्छा ऊपर 0.5 था तो हो जाएगा 5/25, 1/5, 0.2, ये हो जाएगा 0.8। नया क्वेश्चन है, इफ 342 ग्राम सुक्रोज, 80 ग्राम NaOH and 240 ग्राम यूरिया mixed in solution, नहीं अब 240 ग्राम यूरिया form a solution, calculate the mole fraction, of each। सबका मोल फ्रैक्शन निकाल दो, X सुक्रोज का, X कास्टिंग सोडा NaOH का और X यूरिया का, निकालो सबका मोल फ्रैक्शन। इस बार क्या हुआ देखो, 342 ग्राम सुक्रोज है, 80 ग्राम NaOH है और 240 ग्राम यूरिया है। इन तीन को एक साथ मिक्स कर दिए हैं, तो सबका क्या करोगे मोल फ्रैक्शन? तो पहले सबका मोल निकाल लो, फिर इसके लिए इसका मोल अपॉन तीनों का मोल करो फटाफट। ये लिख लिया था फार्मूला मोल फ्रैक्शन का। सबका आ गया? ठीक है, गुड। क्वेश्चन है, इफ गिवन आ 360 ग्राम ग्लूकोज, सो कैलकुलेट द पहला मोल ऑफ ग्लूकोज
दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ग्लूकोज, तीसरा वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, चौथा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 360 ग्राम ग्लूकोज, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 360 ग्राम ग्लूकोज, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 360 ग्राम ग्लूकोज, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन 360 ग्राम ग्लूकोज, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन 360 ग्राम ग्लूकोज ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन 360 ग्राम ग्लूकोज ऑफ ऑक्सीजन। लो नौ क्वेश्चन काहे को बनाए, एक ही में 9 कर देना। आ गया आंसर, बोलो। जल्दी कर लो, 30 सेकंड का टाइम दे दिया। मनीष बन जाएगा। मोल बताओ कितना आएगा, कितना आएगा। पहला मोल था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बताओ वेट कितना दिया है ग्लूकोज का, 360 ग्राम। कितना दिया है 360, तो मोल का फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। इधर देखो, तो उसको बोलो, देखो इधर पहला क्वेश्चन क्या है, मोल ऑफ ग्लूकोज। तो मोल का फार्मूला क्या सिखाया था मैंने, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो वेट कितना दिया वहाँ बोलो देख के क्वेश्चन में, 360। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना सिखाया था पिछले क्लास में, याद है कितना निकाले थे ग्लूकोज का, देखो कॉपी में। पहले ग्लूकोज का नंबर निकाल लो कितना था 1 मोल का, फिर वो कार्बन में जितने इलेक्ट्रॉन इनटू कर दो, कितना, गुड, ठीक है, हो गया। चलो दूसरा क्या था देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ग्लूकोज। बोलो मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फार्मूला, 3 फार्मूले सिखाए थे ना पिछले क्लास में, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, V अपॉन 22.4। उसमें देखो ना कॉपी में लिखवाए थे ना, जहाँ से शुरू किया तो वहीं देखो जल्दी से। नहीं मिला, लाओ दो कॉपी इधर। मिल गया, बोलो जल्दी से क्या था नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर मतलब Na की वैल्यू बोलो क्या थी, हाँ क्या बोल रहे हो, ठीक है। चलो तो मोल कितना आ गया तुम्हारा 2, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कर दो, इंटू कितना आएगा 12 इंटू 10 की पावर 23, समझा गया।
चलो तीसरा था वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। बोलो वॉल्यूम वाला क्या था फार्मूला उसका मोल का? हाँ वॉल्यूम वाला देखो ना क्या था 22.4। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है, कितना है तुम्हारा, सॉरी मोल कितना आया 2, वॉल्यूम 22.4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा V इक्वल टू 22.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। ठीक है चलो अब नया क्वेश्चन क्या है, देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 360 ग्राम ग्लूकोज, आगे होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 360 ग्राम ग्लूकोज। इधर आ जाओ, 360 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आया था, ये है ना, तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया था। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 360 ग्राम ग्लूकोज, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया था 12 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला बोलो C6H12O6। किसके नंबर पूछा है, हाइड्रोजन के, तो जो टोटल नंबर आया है उसमें हाइड्रोजन का इंटू कर दो 12 का इंटू 10 की पावर 23, तो कितना आ जाएगा 144 इंटू 10 की पावर 23। आगे समझ में। चलो अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 5वां नंबर हो जाएगा जो हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो जो हमारा नंबर आया था 12 इंटू 10 की पावर 23, ऑक्सीजन के इंटू कर दो। देखो ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन, 6 कितने ऑक्सीजन ग्लूकोज में, तो इंटू 6 कर दो, 12 छंग 72 इंटू 10 की पावर 23। और बाकी तुम करो कार्बन, बोलो कार्बन कितने, ग्लूकोज में कार्बन कितने 6, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर इंटू कर दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो हो जाएगा तुम्हारा नंबर इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 6, 12 छंग 72 है ना, 72 हो जाएगा ये भी, 72 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन 360 ग्राम ग्लूकोज। पहले इसको नोट करो फिर मैं ये करवाता हूँ, नोट करो। देखो इधर ऐसे करेंगे, समझो अपन देखेंगे पहले, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन के जगह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देगा तो सेम आएगा आंसर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन है ना। तो देखो इधर पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आया था 12 इंटू 10 की पावर 23। अब हम देखेंगे C6H12O6 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, समझना। तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 कार्बन में 36, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन तो 12, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 छंग 48, 8 2 10 6 16, हंसिलाई 1 4 4 8 1 9, 3 1 4 4 8 1 9। तुम लोग क्या किए भाई, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 96, 1152 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन इन ग्लूकोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या था, आप देखो टोटल इलेक्ट्रॉन इन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इन 360 ग्राम ग्लूकोज ऑफ कार्बन, तो फिर इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन से इंटू कर देना, मतलब कि 36 से। हाइड्रोजन का पूछेगा तो इसमें 12 का कर देना, ऑक्सीजन का पूछेगा तो इसका कर देना। क्लियर, चलो नेक्स्ट रीडिंग आ जाओ। अच्छा था, सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में हो गए। अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग मोलैरिटी। क्या, हाँ
तुम्हारे घर में मैं लेटर भेज दूंगा भाई। गजब मोबाइल चलाते हो। कल से तुम्हारे हाथ में यदि मोबाइल रहेगा तुम मेरा नाम बदल देना। तुम्हारे पापा को आज नाइट में कॉल करूँगा, याद रखना, तुम्हारी कसम। हाँ आज तो तुम देखना तुम्हारे घर में फ़ोन गया है आज बेटा। मैं तुमको जब सुबह से बोल नहीं अब तो मैं तुम्हारे घर में कॉल करूँगा ही करूँगा। तुम बताओ मोलैरिटी का नॉर्मैलिटी में साथ वाला रिलेशन क्या था? जब अभी मैं पूछ रहा था किस किस को नहीं आता तो तुमको नहीं आता। जब मैं पूछ रहा हूँ कि किसको नहीं आता तुम लोग नहीं बताओगे, अभी हम छोड़ के आगे निकल जाएंगे, क्या मतलब निकलेगा? तो बता दो ना, नहीं आता तो अच्छे से सिखा दूंगा भाई, मैं सिखाने तो बैठा हूँ। पूछ रहा था ना किस किस को आता किसको नहीं आता। ऐसे जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं ना सब एक एक बार पढ़े हैं, लेकिन यहाँ दोबारा कोचिंग क्यों ज्वाइन किए हैं? क्योंकि भूल गया। ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं है, तो वही तो पूछ रहा हूँ किस किस को नहीं आता। अरे ठीक है भाई, तुम जो तुम मन करे तुम करो, पढ़ाई बस मत करना अच्छे से, यही बहस करते रहना, हो गया। जो देखता हूँ वो जो यहाँ चल रहा उसको ध्यान दिया करो। भूल जाता है मतलब सिखा दूंगा, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तो बोल दिए नहीं आता तो क्या दिक्कत है? समझ गए मेरी बात? वैसे तो पढ़े तो सब हो ना, क्या ऐसा क्या चीज़ जो नहीं पढ़े? तुम पढ़े तो सब हो ना, सारी क्लास अटेंड करते हो ना, क्यों करते हो? इसीलिए ना कि जो रिवीजन हो जाए, आने लगे तुमको, हैं? वही तो पूछ रहा हूँ कि नहीं आता तो बता दो उस हिसाब से, एक बार में टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो? शर्माने वाली क्या बात है कि शादी नहीं होगी पता चले नहीं आता तो? ऐसा है नहीं कुछ, है क्या ऐसा कुछ? नहीं है? आओ, इसीलिए तो मैंने सीखा जिससे दहेज ज़्यादा मिले। आओ मनीष का तो नहीं था, किसका? अच्छा तुम्हारा था, ठीक है। फिर पहले अपन देखेंगे मोलैरिटी। समझना, मोलैरिटी पढ़ने से पहले हम यहाँ पे दो चीज़ समझेंगे और देखेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट। हम नॉर्मली सॉल्यूट को यहाँ B से डिनोट करेंगे, इसको A से डिनोट करेंगे, इसको A+B से करेंगे। ठीक है, अब समझना। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सबका क्लियर है? क्लियर है? नहीं तो बता देना भाई, फिर भी एक बार बता दूं। गुड। तुम्हारा जैसे मान लो एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में हम क्या मिला रहे हैं? 1 चम्मच शक्कर। तो जो शक्कर मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट है? क्या है? पक्का? मतलब एक गिलास पानी, जो पानी भरा है वो सॉल्वेंट है, जिसमें घोलते हैं। जिसमें घोलते हैं और जिसे घोलते हैं। समझना, जिसे घोलते हैं और जिसमें घोलते हैं। ठीक है, तो जिसे घोलते हैं मतलब जैसे शक्कर को पानी में घोल रहे हैं तो शक्कर क्या हो गया? सॉल्यूट। अब पानी क्या हो गया? अच्छा, यदि मान लो जिसमें मिला रहे होंगे वो सॉल्वेंट। समझ में आ गया ना सबको? जैसे मान लो अपन एक गिलास ले लिए, समझना, इसमें अपन ने ले लिया 1 लीटर वाटर और अपन ने इसमें क्या किया? 1 चम्मच शुगर मिला दिया। तो यदि हम शुगर मिला रहे हैं तो शुगर हमारा हो जाएगा सॉल्यूट और वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। सुनो, ये जो कंडीशन है ये एट STP पे काम कर रही है। STP, NTP। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपका एक कंडीशन उल्टा हो जाएगा। जैसे अपने को चाशनी बनाना है, क्या बनाना है? अब चाशनी में बहुत ज़्यादा शुगर डालना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो शुगर है वो शुगर सॉल्वेंट हो गया। उस कंडीशन में शुगर सॉल्यूट ही है, लेकिन हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूट हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमने उसको नॉर्मल नहीं मिलेगा, हमने उसको टेम्परेचर दे के ऐसा किया है। तो वो कंडीशन में मत जाना कि सर ऐसा नॉर्मल जो चल रहा होता है ना, नॉर्मल कंडीशन में जैसे अपन ने एक गिलास जूस में अपन नमक मिला दिए तो जूस हो गया सॉल्वेंट, नमक हो गया सॉल्यूट। क्लियर?
इस पे जाना है। वैसे तो अपन देखो जैसे जो मिठाइयाँ वगैरह बनती है ना, वो भी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर ही होता है। शक्कर पानी भी रहता है लेकिन वहाँ पानी कम है, और वो मतलब खोवा और शक्कर ये ज़्यादा होता है, लेकिन वो हम उसको आर्टिफिशियली चेंज किए हैं, नेचुरली ऐसा नहीं है। आप नेचुरली खोवा रख दो एक बर्तन में, उसमें शक्कर डाल दो, देखो मिठाई बन जाए खुद से, तो बनेगी? नहीं बनेगी। आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल दो, खुद से घुल जाएगी कुछ टाइम बाद, नहीं भी चलाओगे तो भी कुछ टाइम बाद घुल जाएगी। तो जो नेचुरल प्रोसेस होता है उस हिसाब से जिसमें हम मिलाते हैं वो होता है सॉल्वेंट, जिसे मिलाते हैं वो होता है सॉल्यूट। अब अपने लॉजिकली एक चीज़ याद रखो, कभी भूल गया तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो होगा सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो होगा, समझ में आ गया? जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट को हम बोलेंगे A और सॉल्यूट को बोलेंगे B, और सॉल्यूशन हो जाएगा A+B। अब